खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ है मेरे को होस्ट जनाब मियां शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारफ़ करवाते हैं। SCO आज का सबसे बड़ा मौजू पाकिस्तान के लिए, कम से कम इसका क्या बैंक का क़याम हो रहा है, बार्टर सिस्टम होगा क्या, जो एक रिज़र्व करेंसी का स्टेटस था डॉलर का वो कहाँ खड़ा होगा, हम किस हद तक बेनिफिट कर सकेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ भारत कनाडा के सफारती ताल्लुकात में एक बड़ी सरदमेर ही नहीं, अब तो बिल्कुल एक सख्ती आ चुकी है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी दोनों मुल्कों के हवाले से। 18 तारीख को क्या आइनी तरमीम पेश हो रही है, 17 तारीख को इजलास कौमी असम्बली का बुला लिया गया है और कैबिनेट को भी बुला लिया गया, और साथ तलबा एहतजाज जो लाहौर में हो रहा है, ये होक्स है, हकीकत है, ये कन्फ्यूजन क्या है। मगर मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ। डॉक्टर जमील साबिक़ सफारतकार हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तजिया निगार, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और थोड़ी देर में शायद हमें ज्वाइन करेंगे या कर चुके हैं। जनाब डॉक्टर इकरामुल हक मईशत के माहिर हैं, लिखारी हैं, बहुत तारफ़ के हवाले। आप सब तीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। मैं अभी आपका आर्टिकल देख रहा था और मैंने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, क्योंकि मैं मईशत से आगाज़ कर रहा हूँ, फिर दूसरी बातों पे अपने दूसरे मेहमानों के साथ आएंगे। फ़िलहाल अगर हम अपना ट्रेड देखें तो बड़ा कमज़ोर ट्रेड है हमारा इन SCO मुल्कों के साथ, जो मैं देख रहा हूँ। मैं फिगर्स भी दे दूँगा आपको, लेकिन क्या इस अपॉर्चुनिटी को इकोनॉमिकली कैसे देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इज आर ऑकलीज हील, क्या इधर से कोई हमारा रास्ता निकलेगा किसी रिकवरी की तरफ। जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। चलें, मैं बाद में आऊँगा। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही। डॉक्टर जमील खान साहब, मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कैन इट बी ए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे बेशुमार आज भी हैं और कल माजी में भी उम्मीदें बड़ी वाबस्ता थी। ये जो चाइना वाला हमारा ये रोड और ये सारा अरेंजमेंट था, मगर अभी तक हम मुंतज़िर हैं खुशहाली कब हमारा जो है गली का मोड़ मुड़ती है। हाउ डू यू लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो SCO की है, जमील खान साहब? Optimistic so far as the trade and commerce is concerned. बाकी चीज़ें इसकी जो मल्टीलैटरल मफादात हैं वो तो अगर हम चाहें तो उसको फौरी तौर पर इसको हासिल करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्लोमेसी में कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत होती है। तो जो इस वक्त हमारा ऑप्टिक्स जा रहा है, जो हमारा इमेज बेहतर हुआ है, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था कि हमारे पास सिक्योरिटी के वो मंकूशालात हैं कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो आपने देख लिया कि सारे यहाँ सरबराहान ममलकत, यहाँ गवर्नमेंट के सरबराहान यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक तकरीबन इस्लामाबाद में जो इस वक्त चहल पहल है, 300 मीडिया के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। तो और जो बायलैटरल साइड पर मीटिंग चल रही, तो ये तो इसके मफादात सामने नजर आ रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे कि ट्रेड के मफादात हम किस तरह हासिल करेंगे, उसमें तो पहले हम अपने पैरों पर खड़े हों, पहले हम अपने आप में मजबूती करें, पहले हम ये देखें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो आप बनाएंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, वही तो आप बाहर बेच सकेंगे, वही तो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो हमारे एक तो ये सूरत हाल, और दूसरा ये है कि हम वाटर की भी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम कुछ ना कुछ पोर्शन हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, हम इन तमाम मुल्कों में सिवाय यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका के, हम तकरीबन तमाम मुल्कों के साथ डेफिसिट बजट में जा रहे हैं। यानी हम उनसे इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम उन्हें अपना माल कम बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो वो जो डेफिसिट है, डॉक्टर साहब, ये जो सारे अवामल है ये जुड़े हुए हैं करेंसी के साथ। तो SCO में तजवीज़ दी गई है कि एक SCO बैंक जो है वो उसकी तश्कील दी जाए और करेंसी के एक्सचेंज का भी कल मुआहिदा हुआ है। तो आप समझते हैं कि जो डॉलराइजेशन है या पाउंड्स हैं, उन पर हमें जो है वो इससे इन्हिसार कम हो सकेगा और ये होना चाहिए? वो उसी सूरत में, जैसा कि मैं आप सामने बयान कर रहा था, कि हम वो मसनूआत जब प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम बेचेंगे यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास डॉलर इनफ्लो होगा, तो उस पे पहले मैं इसी बात को आगे बढ़ा के जाता हूँ। आपने बड़ी पॉजिटिव नोट पे बात की, दिफाई अमूर और जो स्ट्रेटजिक अमूर है उस पर तो मैं अभी जनरल साहब से बात करूँगा, मगर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अभी आपने सुना
और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं आपका ही आर्टिकल देख रहा था कि 27.9 मिलियन की एक्सपोर्ट उज़्बेकिस्तान को करते हैं हम, 107.2 मिलियन की काज़ाकिस्तान को, 32 मिलियन, यानी इंतहाई ऐसी फिगर्स हैं जो बड़ी लो हैं। और जिस तरह डॉक्टर जमील कह रहे हैं कि जब तक हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं होते तो हम पाँव पे, तो क्या डू यू थिंक वी हैव समथिंग इंट्रिंसिकली, इतनी ताकत है कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे इस अपॉर्चुनिटी को? डॉक्टर इकराम उल हक साहब। जी शुक्रिया काइस साहब। मसला ये है कि हमारे जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम है उसमें आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ जो मेन बिजनेस है वो कुछ हमने एनर्जी कॉस्ट और फिर उसके बाद आप टैक्सेस का निज़ाम देखें तो वो इतनी महंगी हो गई है कि अब हम कंपेटिटिव चीज़ें तो बना ही नहीं पा रहे हैं, ना वैल्यू एडिशन की तरफ यहाँ तवज्जो दी गई है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जाहिर है कि तभी हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब पहले हम अपने फंडामेंटल्स को दुरुस्त करें और उसकी तरफ तवज्जो हमारी कम रहती है। और जाहिर है कि जब तक वो हम दुरुस्त नहीं करेंगे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख दी उसकी मैंने दोपहर को कि अगर आप देखें तो हमारा जो इन ममालिक के साथ भी बल्कि बड़ा अफसोस होता है कि उज़्बेकिस्तान की आप देखिए कि 36 मिलियन की आबादी है मगर उनकी जो GDP है वो $105 बिलियन है और हम 242 यानी कि इस वक्त चले 240 भी अगर आप अपने आप को समझते हैं बिलियन, और हमारी सिर्फ जो है वो 340-50 के करीब रहती है। तो ये पाकिस्तान तो अपने किसी भी पोटेंशियल के करीब नहीं पहुंच पाया है जितना वो 5th लार्जेस्ट वो आप देखिए कि पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का मुल्क है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे जाहिर है कि हम सब मुस्बत ख्यालात का जज्बात का इजहार तो करते हैं मगर साथ ही हमें हकीकत पसंदाना भी होना चाहिए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं थोड़ा सा इनपुट ले लूं जनरल साहब का। जनरल साहब 2-3 बातें हैं, एक तो 2 बातें, एक तो ये कि इकोनॉमी के लिए भी यहाँ हमें इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको बीफ अप करना पड़ेगा, हालात को ठीक करना पड़ेगा इस पे। और सेकेंडली ये भी फरमाइएगा कि हमारे हमसाये में बड़ी एरोगेंस आ गई है, ये जो कनाडा वाला मामला है। तो इन दोनों इशूज़ पे आप क्या समझते हैं कि हम किस हद तक काबू पा सकते हैं जनरल साहब? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम भारत और उसके अज़ाइम को सही तरह समझने में शायद नाकाम है, ये हम समझना चाहते नहीं हैं। भारत एक तोसी पसंद मुल्क है और अपने असर को और अपनी ताकत को बढ़ाने के पीछे पड़ा हुआ है और पाकिस्तान उसके रास्ते की एक रुकावट है जिसको उसने दूर करना है, आज नहीं कल, उसका ये मकासद है इसमें। अब कनाडा के साथ जो इनका वाक़या हुआ है, जो इनके 6 लोगों को एक्सपेल कर दिया कनाडा ने, वो कुछ दिनों में ये सेटल हो जाएगा क्योंकि ना कनाडा अफोर्ड कर सकता है ना ही भारत अफोर्ड कर सकता है इसको करने के लिए। मसला ये है कि हम जो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि शंकर साहब तशरीफ ले आए हैं, इससे बर्फ़ पिघल गई है। कहाँ की बर्फ़ पिघली है? अब देखिए, एशियान का पिछले दिनों इजलास हुआ, वहाँ पे मोदी तशरीफ ले गए थे खुद। यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के इसको डाउनग्रेड करके अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजा यहाँ पर। दूसरा, उसने आने से पहले बड़ा ऐलान कर दिया था कि मैं कोई साइड लाइन पे कोई मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ इस हद तक होगी बातचीत, जो मीटिंग जो चल रही है SCO की उस हद तक बात होगी, शायद बात नहीं चलेगी इसमें। तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है, क्या पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारत के बारे में अपने जो खदशात हैं या जो इनके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, बार बार हम इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं, क्या हम ये दुनिया के सामने रखेंगे SCO वाले के सामने कि ये कुछ भारत ने किया है, चाहे बलूचिस्तान को ले लें, चाहे वो दूसरे मुल्क के हिस्से को ले लें, जो कराची में पिछले दिनों वाक़या हुआ है उसको ले लें आप, तो क्या हम ये सामने रखेंगे दुनिया के सामने? अगर हम दुनिया के सामने रख के अपनी बात दुनिया को बता सकते हैं और हम कश्मीर का मसला मुकदमा पेश कर सकते हैं, फिर तो शायद मैं समझूंगा कि इस जो मीटिंग है उसका पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा हुआ है। बाकी जहाँ तक उससे मामला का ताल्लुक है, देखिए, और चीन खुद भी ये समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए इतना ही अहम है जितना इजराइल अमेरिका के लिए अहम है। तो ये तो एक बात लेकिन जनरल साहब, आज मीडिया के नुमाइंदों से बात हुई, इंडियन मीडिया भी यहाँ आया हुआ है, उनका भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग शुरू हो, कम से कम तजारत तो शुरू हो। तो क्या आप समझते हैं कि कल के इजलास में कुछ इशारे मिलेंगे मुस्बत? जी नहीं, मैं नहीं ये समझता। मुझे पहले ये बताइए कि ठीक है, हम बड़े खुश हैं, बातचीत करते रहते हैं, हम भारत को बेचेंगे क्या? बाय द वे, बाकी दुनिया को हम क्या बेच रहे हैं? आपने गौर किया इस चीज़ पे, जो हमारी इतनी लो फिगर्स हैं हमारी एक्सपोर्ट्स की? हम तो वो माल बना ही नहीं पा रहे। हमारी तो कोई जो यानी जनरल साहब यही बात अभी जनरल साहब यही बात डॉक्टर साहब ने भी कही, डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने भी कही। जमील खान साहब ये फरमाइए, जिस तरह ये 2 बातें आपके सामने आई
ये तो ये क्या, ये जो हमारे हैं जो इंडिया से हम खौफजदा इस माने में रहते हैं कि वो हमेशा कोई साजिश ही करेंगे, एक ये बात। और दूसरी बात ये इंट्रिंसिकली अगर को हम बेचने के काबिल हों तो फिर ही तो होगा। इन दोनों पे आपका ये टेक और आपका टेक, और फिर मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। जी यही मैं बयान कर रहा था कि जब हम कोई माल बनाएंगे, जब हमारी ईज ऑफ बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव होगा, हमारी इंडस्ट्रीज बजाय बंद होने के मजीद इंडस्ट्रीज कायम होंगी, तभी तो हमारे पास वो सरप्लस होगा कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्योंकि वो सरप्लस नहीं है तो आप तो जीएसपी प्लस में भी जो आपको रियायत मिली है वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ आपको इस वक्त आपकी आउटरीच है मल्टीलैटरल लेवल पर और बायलैटरल लेवल पर, आप उनसे चाइना इस वक्त फेज 2 में दाखिल हो चुका है सीपैक के, और चाइना का ये इंडिया है वो वियतनाम में कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है। हमें भी उनको वही प्लेटफॉर्म, बल्कि हमारे से तो ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, हमारे से ताल्लुकात भी ज्यादा हैं, तो वो उनकी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से। तो पाकिस्तान में तो हमारे पास इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो उनका ये पहले से भी मंसूबा भी है, उसको जरा थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ले आए। जब फास्ट ट्रैक पे ले आएंगे तो यकीनन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्योंकि वो अपना सोलर सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो इसी तरीके से हम अभी जो एफर्ट की है 5 हमारी जो आईपीपीज कंपनीज हैं उसको जिस तरह के अभी मामला तय हुए हैं, इस तरह आगे आईपीपीज कंपनी के तो कम से कम 65 रुपए फी यूनिट बिजली, जो कि कनाडा से ज्यादा इस वक्त चल रही है, अमेरिका से ज्यादा इसके रेट चल रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव नहीं है हम। तो इसलिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास नहीं जो हम एक्सपोर्ट करें, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होने चाहिए, लेकिन जब इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो हमने अपनी कौमी वकार और कौमी इज्जत और नामूस का भी ख्याल होता है। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकतरफा तौर पर हम हाथ मिलाने के लिए बढ़ते जाएं और हाथ को पीछे खींचते जाएं। डॉक्टर साहब एक बात तो है ना, डॉक्टर जमील खान साहब, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं खुद इंडिया पाकिस्तान दोस्ती का हामी हूं। जब हमारी नफरत पे उनके इलेक्ट्रल इश्यूज चलते हों तो हम क्या करें, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम में भी ये है। मगर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं, 2 बातें आपने सुनी, जो जनरल साहब ने जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है इस रास्ते में इंडिया और हमारे दरमियान, और ये जो मैशत की हम जो एक मंजिल की तरफ पहुंचना चाहते हैं, ये 2 चीजें हैं। हाउ फार वी आर इक्विप्ड और इवन हम कितने डिटर्मिन्ड हैं कि हम जो है इस मुश्किल से निकल सकें। आप जानते हैं इस दफ़ा हमने किस तरह ये $24 बिलियन इकट्ठे किए हैं, तरले करके, रोल ओवर करा के, 11% पे लोन लेके, 5% पे उनसे लेके IMF से। डॉक्टर साहब जी, मेरा ख्याल ये है कि ये तो खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें तो कोई इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए कि अगर कनेक्टिविटी खित्ते में हम बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान को बाहर तो नहीं देना होगा ना। तो जाहिर है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए जो इख्तिलाफात होते हैं उसके लिए भी तो किसी चीज़ का आगाज ही किया जाएगा। अब आगाज करने में जाहिर है कि चाइना भी चाहता है कि इस खित्ते में हम सब मिलकर काम करें, रशिया भी चाहता है, जाहिर है कि सेंट्रल एशियन स्टेट से रास्ता भी तो इधर से ही होकर जाता है। अभी देखिए अफगानिस्तान में तो अमेरिका को भी ऑफर किया कि आप अशकाबाद वाली जो पाइपलाइन है उसको दोबारा शुरू करें, ताकि उन्हें पता है कि हमें इसकी राजदारी से बहुत सा पैसा मिलेगा। तो कम से कम पाकिस्तान को अपने कॉरिडोर्स को जो था वो तो दुरुस्त करके आगे चलना था कि नहीं चलना था। तो ये नहीं है कि हम हर वक्त खौफ में मुबतला रहे। आपने भी फरमाया कि अब इंडिया, डॉक्टर साहब यहाँ हमारी मईशत की बात हो रही है कि हमारा जो लागत है वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, और जो SCO ममालिक का अगर देखा जाए तो उनका जो ट्रेड वॉल्यूम जो मैंने देखा वो 6 ट्रिलियन है। इसको क्या ऐसे इजलास जो हो रहा है इसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा और बार्टर सिस्टम की तरफ जो है वो भी आ रहा है? SCO के कुछ ममालिक जो हैं वो ट्रेड करना चाहते हैं, और ये जो SCO बैंक की क़याम की बात हुई है, करेंसी एक्सचेंज की बात हुई है, तो इससे अगर डॉलर से निकल कर हम अपनी करेंसियों में आ जाते हैं तो इससे डॉलर का भी बोझ कम होगा और हमारी लागत भी कम हो जाएगी। क्या आप मुस्तकबिल का नक्शा देख रहे हैं सर? जी, मैं यही कह रहा था कि इसका मकसद तो यही है कि ऑपरेशन का कि सारे खित्ते के लोग मिलकर आपस में अपने कॉरिडोर्स खोलें और मिलकर तिजारत करें, और तिजारत जाहिर है जब वो मिलकर करेंगे बार्टर की बुनियाद पर हो, लोकल करेंसीज की बुनियाद पर हो, तो एक जो यूनिपोलर दुनिया का नक्शा बना हुआ है अभी, उसको खत्म करने के लिए तो असल में इसका क्याम है शंघाई ऑपरेशन का कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं। हम मिलकर देखिए यहाँ इन मुल्कों की आप अब GDP देखिए वो 24
बिलियन डॉलर के से भी ज्यादा आप देखेंगे कि नजर आएगी। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, 24 ट्रिलियन आप कह रहे हैं, लेकिन आपके आर्टिकल में शायद मिस प्रिंट था, ये 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है SCO की। जी आप देखिए, दुनिया की 40% यहाँ पे आबादी है, दुनिया का 40% रिसोर्सेज खत्ते के अंदर मिलजुल का काम नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। हाल में तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा चाहूंगा मैं एक और टेक ले लूं जनरल साहब से। जनरल साहब, यहाँ एक तरफ ये ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं बन रहे हैं, बड़े अरसे से बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंग के साए भी छा रहे हैं हमारे पहलू में। एक बहुत बड़ी जंग है जिसके खौफ में मुब्तला है ये जो ईरान वाला मामला है, और साथ आपने कल देखा होगा कि बिल्डअप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी शुरू हो गया है। हाउ फार दीज फैक्टर्स कुड इम्पैक्ट और इम्पीड ऑल सच एफर्ट्स फॉर अ बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर? जनाब जनरल साहब। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जहां भी होगा, खास तौर पे इस खित्ते में जो ईरान के बारे में हमारे खदशात हैं, या जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट अगर निकल आता है दोनों कोरियाज का, तो नुकसान तो इस खित्ते का होगा। और यही मगरबी दुनिया की कोशिश है कि इस खित्ते की जो ईस्ट टू ईस्ट रिलेशनशिप में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक जो फ्यूचर है जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस खित्ते की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाए, जैसे चाइनीज़ ने क्लेम किया था आज से 20-22 साल पहले कि हम शंघाई को दुनिया का जो इकोनॉमिक कैपिटल बना के छोड़ेंगे इसको। तो वो तभी होगा जब यहाँ पे अमन होगा, और अमन होने देना नहीं है उन लोगों ने जिनको ये सब कुछ दुखता है। अगर ये सारी कामयाबी से चीज़ें चलती रहें, चाहे स्लो भी हों, तो नुकसान तो मगरबी दुनिया का है, अमेरिका का नुकसान है। वो तो कभी इस चीज़ को कबूल भी नहीं करेंगे, होने भी नहीं देंगे वो। और SCO कॉन्फ्रेंस में तिजारत की बात तो हो रही है, हम भी तिजारत की बात कर रहे हैं, तिजारत से सलामती जुड़ी हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि SCO ममालिक भी नेटो जैसा एक इत्तेहाद बनाएं या बनाएंगे, ताकि एक पर हमला अगर हो तो दूसरा सब पर हमला समझा जाए, इस तरह जो है वो सलामती की बात भी हो और साथ साथ तिजारत भी हो? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है ये, लेकिन इसके लिए काम करने के लिए जो बड़े जहन चाहिए वो शायद इस खित्ते में चंद ही जगहों पर हैं। चीन शायद इसको कबूल कर ले, रूस कबूल कर ले, लेके आगे चलें, लेकिन भारत ये कभी होने देगा नहीं, क्योंकि भारत के मफादात किसी और जगह जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहली बार की थी कि एशियान की कॉन्फ्रेंस में तो उनके वज़ीर आज़म के यहाँ पर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया, दुनिया को बताया कि उनकी अहमियत किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो ख्वाहिशात तो एंडलेस हो सकती हैं हमारी, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं वो ये है कि ये इस खित्ते के जो मालिक हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी जो हैं चंद एक, उनके मफादात भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मत भूलिए कि जो बहुत बड़ा एक हाइड्रोकार्बन जो भी हमारे ज़खायर हैं, कैस्पियन सी के अंदर जो ज़खायर हैं या उसके इर्द गिर्द जो ज़खायर हैं, उसको ओपन होने नहीं दे रहे दुनिया की, जो मगरबी दुनिया है इसको। और इसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल है कि ना हो ये, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से एक्चुअलाइज होना शुरू हो जाते हैं कैस्पियन सी रिसोर्सेज। तो इस खित्ते में आपको तेल की, गैस की तो कमी का फिर सब कुछ ये वाफर मकदार में हो जाएगा सब इसके लिए। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर करके हमें ये नजर आता है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जनरल साहब, ये बात जमील खान साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि यहाँ पे जो हेजेमनी है, जो ताकतों का कब्जा है, वो नहीं चाहते कि इस गुर्बत और जिल्लत से हम निकल सकें। और ये हम पहले हमें से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते थे, आज जिस तरह से हम देखते हैं कि वो जैसे कंट्रोल करते हैं इन रियासतों को और कंट्रोल ही हैं, तो फिर उसमें तो क्या सियासी तहरीकें हों, क्या हो, क्योंकि विलिंगनेस हमें रूलिंग एलीट के पार्ट पे तो किसी भी मुल्क में नज़र नहीं आती। जनरल साहब, जमील साहब जी देखें, अगर आप बात करें कि लिबरलिज्म से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, तो इन ममालिक में थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियनिज्म है। हालांकि पाकिस्तान तो हमेशा इस बात की एडवोकेसी करता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मींस लिबरलिज्म की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है। डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी हैं, लिबरल टॉलरेंस, लिबरलिज्म, तो लेकिन ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है वो पूरे गल्फ में है और ज़्यादातर ये हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी। उसके अलावा इनका अपना निज़ाम है, चाइना और रशिया का, और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। उस सक्सेसफुल मॉडल को जो ये वेस्ट है वो अपने मॉडल से चाहता है कि उससे मुताबिकत रखे, उसी लिहाज से वो आगे अपनी गुफ्तगू करता है। लेकिन जो सक्सेस मॉडल है, उस मॉडल को मेरा ख्याल अपनाने में जो कंट्री जिसको जो सूट करता है वो करना चाहिए। रहा सवाल
कि इससे इम्पेडिमेंट क्या हो रही है। लीक तो जहां भी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री में हो या अथॉरिटेरियन कंट्री में हो, अगर 2% आप लीड रखेंगे और वो हर चीज को हड़प करते जाएंगे तो फिर तो जाहिर है उस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। और ये कार्टेल सिस्टम बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी है, चाहे वो शुगर कार्टेल हो जाए, चाहे वो बाकी मामला हो जाए, IPP कार्टेल हो जाए। सब देखने में ही आया है कि अमेरिका जो है वो SCO को कोई अच्छा पसंद नहीं कर रहा, और ये भी नजर आ रहा है कि दुनिया 2 ब्लॉक्स में जो है वाज़े तौर पर तकसीम हो रही है। आप क्या देखते हैं कि वाकईतन जो नया ब्लॉक है वो बनने जा रहा है, और पाकिस्तान की अहमियत क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल नमूदार हो गया है नया ब्लॉक। देखिए, आप उस लिटरेचर उठा के देखें तो अमेरिका और उसके एलाइज का कंसर्न यही है और उनकी तशवीश यही है कि एशिया में जो उनका इन्फ्लुएंस था वो इस ब्लॉक की वजह से या SCO की वजह से उसमें मध्यम होता जा रहा है। तो ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अपने फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता रखा है। अच्छा, मैं जमील खान साहब, आपने बड़ा सही कहा कि एक ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, मगर डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल करने लगा हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। ये जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं अथॉरिटेरियनिज्म और लिबरलिज्म में, बेसिकली अगर हम चाइना देखें, रशिया देखें या वेस्ट देखें तो एक इट इज़ द बिग बिजनेस दैट कंट्रोल्स इन वन वे और द अदर। वहाँ चाहे वो CPI या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जरिए करें, वहाँ किसी और तरीके से करें तो डू यू थिंक देयर एग्जिस्ट एनी डिफरेंस एज फार एज दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज कंसर्न? डॉक्टर इकराम साहब। कल साहब देखिए, मसला ये है कि दुनिया में जो भी इस वक्त इकोनॉमिक मफादात हैं वही गाइड करते हैं कि आगे जाकर जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी क्या होंगी। जाहिर है ये राइजिंग ऑफ ईस्ट जो है वो वेस्ट के लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हंटिंग ने अपनी किताब में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में जाहिर है कि उनको प्रोजेक्शन बहुत पहले अमेरिकन जाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था आप एक ऐसा नक्शा बनाएं, क्योंकि चाइना को अब रोकना बहुत मुश्किल है और रशिया जाहिर है कि उनके साथ खड़ा होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये हमें कहना कि नहीं ये वहाँ दोनों जगह पे एक ही तरह का मॉडल है, ये जरा मुख्तलिफ बात है, क्योंकि चाइना के डॉक्टर इकराम साहब ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, मगर मैं इस पर ये थोड़ी तशना ज़रूर रह गई है। डॉक्टर इकराम अल हक साहब से बात करेंगे कि आज की दुनिया तो मैशत और इन पे चलती है, और मैशत जो एक ही तरह का हुक्मरान तबका में हर जगह नजर आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान साहब, जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर इकराम उल हक साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद 2 बड़े अहम इशू हमारे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब भी होंगे। ज़रा देखेंगे लोकल सियासत में क्या हो रहा है। अभी तो हम आलमी सियासत और जियो पॉलिटिक्स देख रहे थे, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि लाहौर में एक हुआ ये होक्स था, हकीकत था, झूठ था, सच था। हमारे साथ होंगी मोहतरमा शहर बानो नकवी साहिबा, ASP डिफेंस, उनसे हम कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर हैं। जनाब बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपके वक्त जो आपने हमें दिया। ये फरमाइए, ये 17 अक्टूबर को इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली का, और बहुत से जो बड़े बड़े माशाल्लाह सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं, और साथ कैबिनेट का भी इजलास बुला लिया गया है, और ख़्याल अगलब ये है ख़ासकर हुकूमत का कि ये अब इस तरमीम के ज़िमन में ही है जो ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है गालिबन हुकूमत ने, और जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आप समझते हैं मैन्युफैक्चर हो जाएगी इंशाअल्लाह इस ज़िमन में। दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आईनी तरमीम अगर मुत्तफिका नहीं होती और उसको ज़बरदस्ती से कराया, ज़ोर और ज़बरदस्ती से कराया जाता है, तो उस सूरत में, और अगर इसको 25 से पहले कराने की कोशिश की जाती है, तो फिर इस तरमीम को आईनी तरमीम शायद तारीख में ना कहा जाए, इसको CJ तरमीम कहा जाएगा। और इसके अंदर, जबकि इस वक्त ये बात भी सामने आ रही है, अभी वो नईम भट्ट साहब की मैं खबर देख रहा था कि हुकूमत जो है वो आईनी कोर्ट से पीछे हट के आईनी बेंच पे आने के बाद चीफ जस्टिस के तकर्री के तरीके के ऊपर जो है वो निगोशिएट कर रही है अपोजिशन पार्टीज के साथ कि उसकी तब्दीली के जरिए जो है वो आगे बढ़ सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर
चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार बदला जाता है और बिलखसूस उसको एक मखसूस तारीख से पहले लाने की कोशिश की जाती है, तो ये एक तारीख के साथ, आइन के साथ एक जुल्म होगा। और ये जुल्म जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि जो सियासी कुव्वतें और जो सियासी पार्टीज इसके अंदर शरीक होंगी वो इस जुर्म का बोझ आइंदा उठा सके। हमने बड़ी मुश्किल से अपने जो इदारा है, बड़ी कोशिश की, पीटीआई की भी बड़ी मुलाकातें हुई, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इत्तफाक कर गए हैं हुकूमत के साथ? देखें जी, अभी तक इसके बारे में उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन जो मीडिया के ऊपर गश्त करती हुई खबरें हैं, मैं नहीं समझता कि उन खबरों में कोई सदाकत होनी चाहिए या इनको सदाकत का रूप धारना चाहिए, बल्कि मौलाना को सिर्फ वही तरमीम सूट करेगी, पाकिस्तान को वही तरमीम सूट करेगी जो कि मुत्तफिका होगी। अगर इस वक्त डिवाइड के देखें, कोई ऐसी तरमीम इस वक्त बन सकती है, अगर केपीके के अंदर एक मुत्तफिका जरगा हो सकता है जिसमें हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई सब पार्टियां इकट्ठी बैठ के एक इंतहाई क्रूशल मसले को हल कर सकती हैं, तो इस आईनी तरमीम के लिए क्यों नहीं तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड दिया जा सकता और एक ऐसी तरमीम लाई जा सकती है जो कि आवाम के शराकत से, आवाम की डेलिब्रेशन अच्छा, से। दुरानी साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको कुछ सुनवाना है। खदशे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का खदशा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिट का खदशा है, यहाँ इंसाफ का भी खदशा हो जाता है कभी कभी, मगर अब महमूद अहमद खान हमारे दोस्त हैं और जनाब स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, मैं उनका एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, उसके बाद आपका यानी कमेंट लेता हूँ, सुनाइए। कि मेरे पास तो ऐसे एविडेंसेस भी हैं कि कुछ मुअज़्ज़ज़ अरकान जुडिशरी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कह रहे हैं जाके तैयारी करो इलेक्शन लड़ने। मेरे पास तो ऐसे एविडेंसेस भी हैं, वो सबके पास हैं, जिसमें आइन के चंद आर्टिकल्स को मुअत्तल करके एक मफरूजे की बुनियाद पर यह तय किया गया है कि ये इस जमात को फायदा दिया जाना चाहिए। अच्छा दुरानी साहब, मेरा सवाल ये है कि फ़ायदा और जो बेनिफिशरी हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें मुहद्दब बदसे से देखने पड़ रहे हैं, वो तो इस सूरज की तरह रोज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो फ़ायदा किसको मिल रहा है, ये क्या खदशात हैं? देखें, ये तो फ़ायदा हासिल किए हुए लोग जो हैं, नाजायज अवाम के वोट के बगैर किसी पोजीशन पे बरा जमा लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर उनसे नाजायज कब्जा खाली कराया गया तो उसका मतलब ये होगा कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने एक चोरी की हुई है, मेरे से अगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे ऊपर जो है वो एक्सपर्शन कॉल की है अदालतों ने। और बिलखसूस ख्वाजा आसिफ को जो इलेक्शन ऑडिट का खदशा है और अभी मलिक अहमद खान भी यही कह रहे थे, तो क्या आपको भी खदशा है कि इलेक्शन ऑडिट हो सकता है या होगा? देखें जी, मैं तो ये समझता हूं कि इलेक्शन ऑडिट नहीं होगा, इलेक्शन इंसाफ की जरूरत है। अभी तक क्यों नहीं बनाया इन्होंने अदालती कमीशन? अभी तक क्यों नहीं इन्होंने तमाम जो इलेक्शन की कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया? ये तो ब्रेकें लगा के और बैठे हुए और आइन को और आइनी रास्तों को और कानूनी रास्तों को बंद करने के लिए जो कब्जा ग्रुप है और जो एक हुकूमत पे काबिज अफराद हैं, वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क का मफाद किधर है, वो ये नहीं देख रहे। बानी पीटीआई की एक पिटीशन भी तो पड़ी हुई है जो मार्च की है कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ जो है वो समाअत की जाए, तो वो भी तो लग सकती है ना? देखिए, सब लग सकती हैं, लेकिन पिटीशन लगेगी ना, अदालत में लगेगी। आप अदालत में जो कुछ भी होता है वो अदालत का होता है। जो आज अदालत करी है वो ठीक होगा, जो कल करेगी वो गलत होगा। आज जो अदालत ने किया है वो ठीक है, जो कल करेगी वो गलत होगा। आज की अदालतें ठीक है, अगर कल की अदालतें वो ठीक होंगी जिनको हम सब मिलजुल के अपॉइंट करेंगे। ये नाइंसाफी है। मैं समझता हूं कि अदालतों से खिलाड़ ना करें। साहब, एक इजलास हुआ था इतवार के रोज और उस दिन तो सारा दिन इजलास होता रहा लेकिन आईनी तरमीम नहीं आई। अब इजलास जो है वो बुलाने का फैसला किया 17 अक्टूबर को। आप समझ रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत चाह रही है उसी तरह आईनी तरमीम हो जाएगी? अभी भी मेरा ख्याल ये है कि ये आईनी तरमीम ना हो सकती है, ना होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ना होगी। और इसके लिए ना हुकूमत के पास मतलूबा तादाद मौजूद है और ना वो
अच्छा दुरानी साहब, एक एहतजाज कैंसिल हुआ है और उसमें बुनियादी तो शर्त यह थी कि उनकी सेहत की बाबत बहुत सी जो है वो तशवीश पाई जा रही थी। और भी क्या कोई गारंटीज़ हैं आपके इल्म में, चूँकि आप क्लोज़ क्वार्टर से चीज़ों को देखते हैं, तो क्या कोई गारंटीज़ दी गई हैं मज़ीद इसके अलावा भी जो PTI नहीं आ रही, इस जुलूस से इज्तनाब कर रही है? मैं तो समझता हूं जी कि PTI ने एक दानिशमंदाना फैसला किया है, और मैं तो हमेशा से PTI के दोस्तों को यही दरख्वास्त करता रहा हूं कि आपको टकराव जो है उसकी जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जिस पार्टी के साथ अवाम की सपोर्ट हो उसको क्या जरूरत है कि वो जाके किसी ऐसे दरवाजे में टक्कर मारे जिसके अंदर के नुकसान हो। बाकी बानी PTI के बारे में PTI वालों के कंसर्न्स जायज हैं, और अब कल ये खत्म हो जाएगी SCO कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है यही मुल्क है, यही हम है, यही सब कुछ है, और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हुकूमत की ओछी हरकतें हैं जिसके जरिए जो है अफराद को टॉर्चर करना, फैमिलीज को बंद कर देना, घर के अफराद। वैसे दुरानी साहब, तारीख कहती है कि जब कोई ऐसी खामोशी हो जाए, जिस तरह बानी PTI जो है वो जेल में है, उन पर पाबंदी है, कोई भी इस वक्त जो है वो मुलाकात नहीं हो रही, जब ऐसी खामोशी हो जाए तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ना कोई बातचीत तो चल रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बातचीत चली है वो KPK में चली है। KPK के अंदर जो जरगा और उसके अंदर तमाम फोर्सेस का पार्टिसिपेट करना, और हुकूमत का, ऑपोजिशन का, पीपल्स पार्टी का, सारों का पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि सब ने मिल के एक कौमी इशू को रिजॉल्व किया है। मैं आज भी ये देख रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में भी वही माहौल बने कि हुकूमत, ऑपोजिशन, PTI, तमाम पार्टीज और तमाम जो मुतबर इदारे हैं वो सब मिलके ये फैसला करें कि अब हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है। इस SCO कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाएं, ना कि इस SCO कॉन्फ्रेंस के बाद तलवारें लेके आप आइन को सर कलम करने के लिए निकल आए। ये तौहीन, ये इस SCO कॉन्फ्रेंस की जो फवायद मुमकिन हो सकते हैं उनके कत्लेआम के मुतरादिफ होगा, ये आइन के कत्लेआम के मुतरादिफ होगा। इसके बाद इस वक्त भी बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और उसका मतलब ये है कि आप इस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद तमाम जो, जैसे तमाम मुल्क आज इकट्ठे बैठेंगे, 25 अक्टूबर के बाद का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्या वकला सड़कों पे देख रहे हैं, जजेस जो हैं वो सड़कों पर देख रहे हैं, या सब कुछ स्मूथ और बिल्कुल सब अच्छा देख रहे हैं? देखें जी, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जो आईनी तरमीम है उसका अमल शुरू हो जाना चाहिए, और उसके ऊपर जो है पब्लिक डिबेट शुरू हो जानी चाहिए, और उसके ऊपर लोगों को अपनी आरा देनी चाहिए। किसी नोके तलवार के ऊपर जो है किसी आईनी तरमीम को नहीं करना चाहिए। 25 तारीख को नुक्ता बना के उस नुक्ते के ऊपर जो है आईनी तरमीम के रॉकेट को नहीं फायर करना चाहिए, बल्कि हमें इस अमल को एक तसलसल देना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि 25 के बाद एक आईनी तरमीम का मसवदा जो होगा उस पर डेलिब्रेशन हो रही होंगी। हुकूमत के मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो अदालतों में एज यूजुअल उनकी हेयरिंग्स हो रही होंगी, और हम मुस्तकबिल के अंदर एक बेहतर और रिकनसाइल्ड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ रहे होंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही होगी और कौम में एक हम-आहंगी पैदा हो रही होगी जैसी KPK में आज हो रही है। अगर ये ना हुआ तो उस सूरत में इसका तमाम तर जो बोझ है और तमाम तर जो इसका जुर्म है वो हुकूमत के ऊपर आएगा। हुकूमत को एक पाकिस्तान बड़ा बोझ अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अक्सरियत की राय के आगे सरनगू करें, अवाम की डिमांड्स के आगे सरनगू करें, और ऐसे एडवाइजर्स जो ये स्पीकर साहब टाइप या और लोग जो आके बोलते हैं इनकी बातें ना सुने। खुदारा आइन को पढ़ें, अल्लाह के सामने जवाबदेही को देखें, और अवाम को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुछ करें। मगर अभी तो दुरानी साहब ये लग रहा है कि जिस तरीके से इनके अमाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं सब कुछ, कि चाहे पार्लिमान हो, चाहे हमारे और मुअज़्ज़ज़ इदारे हों, जो भी हम देख रहे हैं वो यूँ है कि उन्हें किसी तरीके से बेंड करके एक ग्रोह, एक ख़ानदान, एक किसी डायनेस्टी, एक ओलिगार्की की मफाद के रस्ते में हमवार कर दिया जाए।
तो ये तो लगता है एवरी, यानी अगर इनका जार्गन ही देख लें कि यार कहीं ऑडिट ही ना हो जाए, हैं किधर इंसाफ ही ना हो जाए, ये जार्गन अगर देखें तो इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सर्टेन काइंड ऑफ साइकोलॉजी। तो अभी तो इधर तो मुझे कुछ सेंस प्रिवेल करती नजर नहीं आती, बाई हुक और बाई क्रुक दे वांट टू गो थ्रू। देखें अब काई साहब, मैंने कितनी दफा ये देखा है, बचपन में हमने अयूब खान का दौर देखा, ठीक है जी, उसके बाद हमने याया खान का दौर देखा, उसके बाद हमने भुट्टो साहब का दौर देखा, 77 के इलेक्शंस देखे। कौन जिया है तेरी जुल्फ के सर होने तक? किसको अल्लाह ताला ने हतमी इक्तदार दिया है? ठीक है, फिरौन ना रहा, हामून ना रहा, कौन कौन नहीं रहे, मालदार भी नहीं रहे, बेमाल भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा करता। इस वक्त इन्हें खानदानी, मतलब एक तरफ से एक खानदान की फिक्र करें, अवाम से ना टकराएं, खुदारा अवाम से ना टकराएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप जब कम भी कहते हैं तो वो बहुत कुछ होता है, मानी खेज बात करते हैं आप, और कूजे को जिस तरह आप कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। बहरहाल बेटर सेंस प्रिवेल करे, ज़ाती ख़ानदानी या ग्रोही मफाद के लिए ना आइन को जो है वो बेंड किया जाए, ना पार्लिमान में कुछ ऐसी हरकत की जाए, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन वही बात कि इस जगह कौन ठहर रहेगा, कौन बैठा रहेगा, ये भी लोग जाएंगे और आने वाले भी आएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अहम मसाइल हैं उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है, ये एक ब्रेक है। वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ASP डिफेंस मोहतरमा शहरबानो नकवी साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। मेरे साथ मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब भी हैं। मैं स्ट्रेट अवे इस इशू पे आता हूं कि जाहिर है एक दो डायमेट्रिकली अपोज स्टोरीज हैं। अभी मैं आपको इंटरव्यू करने से पहले कुछ बच्चियों के वीलॉग्स या उनके क्लिप्स देख रहा था, तो वो बड़ी अपने तय बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी सुना रहे हैं, जबकि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ ये है कि ये वाक़या सिरे से रूनुमा ही नहीं हुआ। तो why this all hullabaloo and what led to this confusion and गलतफहमी, if it at all it is a गलतफहमी? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for giving me the opportunity to come here and clarify or to shed light on the current situation which is on ground. जहाँ तक हम फैक्चुअली अगर बात करें सर, तो ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि हमारे पास इस टाइम कोई विक्टिम मौजूद नहीं है। सिमिलरली ये चीज़ भी सामने आई कि विक्टिम की फैमिली सामने नहीं आई। सिंस द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस विच वाज कंडक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द डिस्ट्रिक्ट DIG ऑपरेशंस, इट्स बिन मोर देन 20 आवर्स, 20 घंटे गुजर चुके हैं उस लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां सर ने ओपनली अपील की थी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द जर्नलिस्ट कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी फैमिली को या किसी विक्टिम को जानता है जो एलिजिडली इस हीनस क्राइम से अफेक्ट हुई हैं, तो काइंडली अपनी जो एप्लीकेशन है वो फर्निश कर दें। अगर आप एप्लीकेशन फर्निश नहीं कर सकते तो आप एनोनिमस जो है वो कंप्लेंट कर दें, और अगर एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते तो यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स सच एज 15, 1787 एंड अदर्स, जिसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है और हम लोग इसके ऊपर एग्जैक्ट एक्शन ले लें। तो इस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, जिधर से फिर प्रोपेल किया सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट की वजह से, वन थिंग लेड टू अनदर। ड्रामेटिकली ऑपोजिट जो क्लेम्स हैं वो कन्फ्यूजन के अंदर तो ज़रूर काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स में काउंट नहीं किए जा सकते, उनको आप हकाइक नहीं समझ सकते। जो हकाइक हैं वो ये है कि विक्टिम है नहीं, जो फैमिली है ऑफ द एलिजिड विक्टिम वो है नहीं, एलिजिड विक्टिम जो है जिसका ये लोग नाम कह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ अनफॉर्चुनेट हीनस क्राइम हुआ है, उसकी फैमिली जो है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने बल्कि कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज भी दिए हैं उसके वालिद साहब ने, और सारा एक्सप्लेन किया है कि मेरी बच्ची इससे पहले ही लीव के ऊपर थी, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, मेडिकल मैंने अटैच किया था साथ, मैंने अस्पताल जिसमें वो एडमिट नकवी साहब फरमाइएगा कि क्या पुलिस ने अब यकीन कर लिया है कि ये वाकया हुआ ही नहीं और तफ्तीश मुकम्मल कर ली है या तहकीकात चल रही हैं? दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या जो वज़रा की जानिब से बयानात आए, कन्फ्यूज बयान और मुतज़ाद बयानात, उससे नहीं ये सारा कुछ बड़का जो मामला हुए इश्तिआल अंगेज़ी हुई? अच्छा जी, ये आपके दो सवाल है। सबसे पहले तो ये पुलिस ने ये ज़रूर असर्टन किया है कि फॉर नाउ देयर इज़ नो एलिजिड विक्टिम एंड देयर इज़ नो फैमिली ऑफ द विक्टिम। अगेन
यूजिंग योर प्लेटफॉर्म एज वेल, हम पुलिस वाले यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई विक्टिम है तो काइंडली प्लीज कम फॉरवर्ड, जस्ट फर्निश एनी अनोनिमस एप्लीकेशन। बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, अब जरूर सामने आए। पुलिस हैज नथिंग टू गेन फ्रॉम नॉट रजिस्टरिंग द FIR। आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैं ये कहूंगी कि हमने लास्ट नाइट अराउंड 250 across the province FIRs register की हैं related to crimes against women, sodomy, children, discrimination, domestic violence, हैरेसमेंट। तो अगर पुलिस वो 250 कर सकती है तो इस एप्लीकेशन को वो एंटरटेन क्यों नहीं करेगी? अच्छा मैडम, एक और सवाल में माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा ये बात क्लियर हो जाए और ये झगड़ा खत्म हो, हमारे बच्चे जो हैं वो मुश्किल में हैं। ये फरमाइए कि जो एलिजेड विक्टिम थी, क्या उन्होंने आके ये कहा है, वो मिल गई हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल होक्स, या झूठ है? वो कहाँ पे हैं जो आप कह रही हैं कि उनके वालिद ने आके कहा है कुछ नहीं हुआ, या वो क्या उनसे राब्ते में हैं आप? देखिए, जो वालिद साहब हैं उनसे तो राब्ते में अब सब हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने भी उनके इंटरव्यू किए हैं। वालिद साहब ने खुद जिस हद तक वो अपना बयान देना चाहते थे उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया था। उनके चचा उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, हमने उनसे इंटरव्यू ले लिया, उनसे बात करवा ली। जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक है तो आई थिंक एक ट्रॉमा होता है जिसके थ्रू द फैमिली एंड द इंडिविजुअल गोज थ्रू, मिस इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, तो उस चीज के अंदर इफ यू थ्रस्ट द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द चाइल्ड इट वुड बी रॉन्ग, स्पेशली व्हेन द फैमिली इज क्लेमिंग कि ये हुआ नहीं है और उनके पास उसकी कैमरा नहीं, आपकी रसाई, मैं आपकी रसाई की बात कर रहा हूं, पुलिस की रसाई की बात कर रहा हूं, मीडिया की रसाई की बात नहीं कर रहा। जी जो बिल्कुल बिल्कुल, जो कमेटी फॉर्म हुई है दैट कमेटी इज इन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली। जो FIA की इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई है वो देख रही है कि ये प्रोपेल हुआ कैसे, ये स्नोबॉल इफेक्ट हुआ कैसे। CM साहिबा की जो कमेटी है, एसपी साहिबा, आपने कुछ अर्सा पहले एक खातून के साथ जो वाकया हुआ था उसको बड़ी अच्छी तरह निपटाया था। आप नहीं समझती कि ये जो कल एहतजाज हुआ है उसमें बच्चियां थीं और उनको जो हैंडल करने के लिए मर्द पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी आई जिस पर बहुत से ऐसे साउंड बाइट्स भी आए जो बड़े नामुनासिब थे और उनको खींचा भी गया, घसीटा भी गया। क्या आपको वहाँ होना चाहिए था या वहाँ पर जो है वुमेन पुलिस होनी चाहिए थी? विमेन पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ ज़रूर मौजूद थी। देखिए, जो हमारे एरियाज हैं वो डिवाइडेड हैं। जब मैं ASP गुलबर्ग थी लास्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ है तो ज़्यादातर तनकीद ये की गई कि इचरे के अंदर ASP गुलबर्ग क्या कर रही है, इचरे में उसका क्या काम, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी जूरिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। सिमिलरली करंटली ASP गुलबर्ग इज समबडी एल्स, वो उनकी जूरिस्ट्रिक्शन है, वो उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही उस केस को डील करेंगे। व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म द जेंडर बिकम्स एब्सोल्युटली इररेलेवेंट एंड द वर्क दैट इज असाइन्ड टू यू इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सर। लेकिन मैडम जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या एक्यूज्ड है उनकी जेंडर तो मैटर करती है ना कि वो मर्द हैं या औरत हैं? बिल्कुल 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 सर उसके लिए अगर हम ये बात करें तो हमारे जो विक्टिम है, अगर कोई विक्टिम होता है तो हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल मौजूद है जिसको हम GBV कहते हैं। उसके अंदर जितनी भी सब इंस्पेक्टर्स हैं वो खवातीन हैं, जो तफ्तीश करती हैं वो भी खवातीन हैं, जो इंटरैक्ट करती हैं ट्रॉमा विक्टिम के साथ वो भी खवातीन हैं और उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवाई हुई है सर। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि इसका क्लोजर कैसे डील करते हुए नजर आए वो तो मर्द एहलकार थे और वहां पर जो है बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ, ये सारा कुछ हुआ। क्या तहकीकात होंगी उनके खिलाफ? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्पर्स करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। CM साहिबा की डायरेक्शंस बहुत क्लियर थी कि पुलिस के पास वेपन्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को वो कोर्स नहीं करेंगे। जिन फुटेजेस की आप बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा मल्टीट्यूड फुटेजेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुए। इट लुक लाइक अ रायट वेयर स्टूडेंट्स ranging from the age of 14 till 16 were throwing stones at buildings and breaking their windows and shouting slogans. वहाँ आपको स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो गेट्स गिरा रहे हैं, स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिन्होंने हाथों में बेल्ट से पकड़े हुए हैं, वहाँ आपको स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो पुलिस एहलकारों पे चार्ज कर रहे हैं। इट्स नॉट द स्टेट वर्सेस द स्टूडेंट्स, इट्स नॉट द रिच वर्सेस the students, it's not the influential versus somebody who is not so influential. It's a law and order situation in which a protest turned into a riot and in which buildings were destroyed and the police was trying to disperse the crowd. That is it. अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा
कि इसके क्लोजर की क्या सूरत हाल हो। बच्चों ने घर स्कूल आना है, कॉलेज आना है, लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं भी, तो इसका क्या कैसे शफाफियत सामने आएगी? क्योंकि एक जो आखिरी में मेरा सवाल आखिरी ये है कि जाहिर है ये जो कॉलेजेस हैं या ये स्कूल्स हैं, दीज आर बिग इंडस्ट्रीज नाउ एंड द वेरी रिच एंड माइटी एंड पावरफुल पीपल प्रिजाइड ओवर देम। तो एक तासुर खामखा जाता है कि यार दबा दिया, कारपेट के नीचे दे दिया, ये कर दिया। अब ये सारी चीज़ों को, इस सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करके इस बात को ख़त्म करने का कोई उम्मीद रखें हम? दिस इज़ अ वेरी लोडेड क्वेश्चन एंड आई थिंक कि जो इस तरह की सिचुएशंस जब सोसाइटी में क्रिएट हो जाती हैं तो दे नीड टू रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन, और बेस्ट लॉजिकल कंक्लूजन टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ रीच होता है, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स अपना जो है वो इम्पॉर्टेंट या कलीदी जो रोल है या किरदार है वो अदा करेंगे, इंक्लूडिंग द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड मीडिया हाउसेज लाइक योरसेल्फ सर। मैडम, हमसे हमारी दुआ है और हमारी ख्वाहिश भी है सब कुछ जो है शफाफ तरीके से ख़त्म हो, ज़्यादती नहीं हुई, होक्स है तो उसको भी काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, और अगर ये कहानी कुछ और है तो उस पर भी हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो और हमारे साथ थी मोहतरमा शहर बानो नकवी साहिबा, ASP डिफेंस। इनका बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया हमें देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।